साई राम। पिछली क्लास में क्या डिस्कशन था हमारा? उसी को आगे बढ़ाएंगे। ऋतु तो नहीं थी पिछली क्लास में। ऋतु आप क्यों नहीं थे? मैम वो सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, चलो प्लीज ट्राई टू बी प्रेजेंट इन एवरी क्लास। और चलिए बताइए, आगे बढ़ाएं। क्या डिस्कशन था और क्या समझा था इन अ शॉर्ट, दो दो लाइन में? मैम भक्तन पाठ देखा था। देखा था? सिर्फ देखा था या? नरेंद्र, आपका माइक ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आवाज क्यों नहीं आ रही है? देखो। यस, मोहित क्लास में है कि नहीं? यस मैम। फिर क्या डिस्कशन था लास्ट क्लास में? मैम भक्तिन पढ़ रहे थे, मतलब भक्तिन पाठ का ऑनलाइन देखा था। समझ रहे थे। क्या कहना है? बात हिंदी के विद्यार्थी हो, बात आप बता नहीं पा रहे हो, तो पहले तो यहीं से शुरुआत करो कि अगर मन की बात नहीं कह पाते हो सही शब्दों में, तो पहले तो इसी पे वर्क करें। मेरा प्रश्न इसी वजह से मैं पहले ही पूछती हूँ कि आप वर्तमान से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। वर्तमान से कनेक्ट तभी कर पाएंगे क्लास के संदर्भ में, जब हम ये जानेंगे कि हमने कितना सीखा था और अब क्या जानना है। हमने पूरे पाठ को, पूरे पाठ के संदेश को, पूरे पाठ की कथावस्तु को संक्षेप में जानने का प्रयास किया था। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि महादेवी वर्मा जी के बारे में आप जितना जानते हैं उससे थोड़ा और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हो उससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से किसी ने भी कोशिश नहीं की, पाठ को देखते ही नहीं हो आप। एक बार जब क्लास ओवर हो जाती है तो आप थोड़ा सा भी रिव्यू नहीं कर रहे हो। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे हैं हम। आप जो भी सीख रहे हो, जो भी समझ रहे हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर काम आने वाला है। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो आपने सीख लिया, जो सच में सीख लिया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी कीजिएगा, क्योंकि पाठ को समझने के बाद फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बहुविकल्पीय प्रश्न चर्चा भी होगी और वर्णनात्मक प्रश्न चर्चा भी होगी। तो मूक श्रोता नहीं बनना है, मूक दर्शक भी नहीं बनना है। आपको एक्टिव लर्नर बन के सीखना है एंड डिस्कस विद मी। तो अभी भी हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे और बीच बीच में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो बी रेडी, चेक योर माइक कि आप बात कर पा रहे हैं कि नहीं, बोल पा रहे हैं कि नहीं अनम्यूट करके। तो यस, मोहित इज एबल टू स्पीक, अदिति इज एबल टू स्पीक, रितु इज एबल टू स्पीक। नरेंद्र, प्लीज ट्राई वंस अगेन, क्या आप बोल पा रहे हैं, जिससे जब मैं क्लास में प्रश्न पूछूं तो मैं आपको सुन सकूं। चैट बॉक्स में लिख के बताइए। माइक इज नॉट वर्किंग, ओके, बट चैट बॉक्स इज वर्किंग। तो यदि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछती हूँ तो आप चैट बॉक्स में लिख के उसका आंसर देंगे।
ठीक है, तो हम जितना जितना पढ़ेंगे उतने में से ही हम प्रश्नोत्तर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम इंतजार नहीं करेंगे कि जब अगली क्लास होगी तब आप प्रश्नोत्तर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि तब तक आप काफी कुछ भूल जाएंगे। तो वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट वी विल डिस्कस right now. So be very attentive, listen very carefully. स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? कोई एक बताए यस और नो। मैम मुझे दिखा रहा है कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहे। ओके, मैम आप दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो शब्द, जो पंक्ति, जो बात समझ नहीं आए उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और जहां मैं आपसे प्रश्न पूछने का कहूँ या उत्तर देने का कहूँ तो बताइएगा। हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं भक्तिन, जिसकी रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ। जिला उत्तर प्रदेश, शहर फर्रुखाबाद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। मेरा परिवार एक संस्मरण है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। प्रमुख पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला इन्हें। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया। महादेवी जी का निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय है और मस्तिष्क है। दोनों है, लेकिन दोनों कैसे हैं? समुचित समुचित रूप से विकसित हैं, और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक माने प्रेमपूर्ण के अलावा बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकता है। प्लीज पे अटेंशन। जीवित वही है जिसका हृदय और मस्तिष्क दोनों विकसित है। हृदय का तात्पर्य है उस व्यक्ति का समाज से, अपने परिवेश से प्रेम है, राग है। मस्तिष्क का तात्पर्य है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचता है और समाज के हित में कुछ निर्णय, कुछ संकल्प ले पाता है। तो ये जो 4 लाइन है ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यदि पूछा जाए कि मनुष्य का समुचित विकास किस पर निर्भर है, तो समुचित विकास निर्भर है हृदय और मस्तिष्क के संतुलित विकास पर। ठीक है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा जी की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई हुई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा जी की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, मैंने आपको ये पहले भी बताया है। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन है? कोई एक बताइए, सामने लिखा भी है। महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद और निराला। आप इतना कर सकते थे क्योंकि सामने लिखा है, तो आप पंत जी का पूरा नाम बताएं यदि पता हो तो।
जिसको पता है वह बताए। पंत जी का पूरा नाम? प्रसाद का पूरा नाम और निराला जी का भी पूरा नाम। मैम सुमित्रा नंदन पंत। वेरी गुड। नेक्स्ट। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। प्रसाद। यस। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस, और सभी को पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। इन छायावादी स्तंभों में से महादेवी वर्मा एक है। लेकिन जब हम देखते हैं उनकी गद्यकार भूमिका, जैसा बताया भी था कि ये बड़े आश्चर्य की बात है। अदिति ने कहा था कि जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो अलग स्वरूप हमें दिखाई देता है, और जब हम उनकी गद्य रचनाओं को पढ़ते हैं तो अलग स्वरूप दिखाई देता है। एम आई राइट अदिति? यस मैम। उनकी जो भाव योजना है, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो विचार हैं, एकदम से चेंज दिखाई देते हैं। काव्य रूप में कुछ और, जैसे कई बार क्या होता है, यदि कोई करुण रस की कविताएं लिखता है तो करुण दिखाई देता है चारों ओर। यदि कोई उत्साहपूर्ण रचनाएं लिखता है तो उत्साह दिखाई देता है। विचार प्रधान लेख होते हैं तो विचार दिखाई देते हैं। लेकिन महादेवी जी के में बड़ा अंतर है। एक और उनकी रचनाएं हमें जगत से जोड़ती हैं, संसार से जोड़ती हैं, भावात्मक संबंधों का बोध कराती हैं, तो दूसरी ओर बड़े गूढ़ विषय पर बड़े विचारात्मक उनके लेख भी हैं। समाज को दिशा दिखाने वाली, देश का उद्धार करने वाली रचनाएं भी। तो उनके लेखों में हमें अलग अलग स्वरूप दिखाई देते हैं। कविता और गद्य, इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना, पीड़ा को व्यक्त करती हैं, और इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई देती हैं। यानी उनका रुझान, उनका लगाव, उनका जो रुख है वो कहीं और दिखाई देता है। लेकिन जब गद्य में देखते हैं, गद्य को पढ़ते हैं, तो उनका गहरा सामाजिक सरोकार सामने आता है। प्लीज राइट इट डाउन और अंडरलाइन इट। क्या? कि कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई देती हैं। गद्य में गहरा सामाजिक सरोकार प्रतिलक्षित होता है या परिलक्षित होता है। ठीक है? उनकी श्रृंखला की कड़ियां उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। यानी महिलाओं से जुड़ी हुई भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे हैं। इसे भी अंडरलाइन करेंगे। उनके संस्मरण क्या है? ऐसे प्रसंगों के बारे में है जो साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है माने खोजती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके यानी वर्ग को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। कहने का आशय है, समाज का वह वर्ग जो पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषित है, जो पीड़ित वर्ग है, जो पद दलित वर्ग है, आप इंग्लिश में कहेंगे तो जो डाउन ट्रोडन पीपल हैं, उन्हें उनकी रचनाओं में नायक की भूमिका मिली हुई है। यानी उन्हें उन्होंने मुख्य नायक के रूप में उभारा है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला
कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। तो ध्यान देने योग्य बात है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र कैसे हैं? मर्मभेदी हैं, करुणामयी हैं, शोषित पीड़ित तबके से संबद्ध हैं। इसे लिखिएगा, क्योंकि जब मैं पूछूंगी तो मुझे ब्लैंक नहीं चाहिए। नरेंद्र, प्लीज रिपीट, मैंने क्या कहा? अच्छा, नरेंद्र का माइक इज नॉट वर्किंग। एनीबडी एल्स? अभी मैंने जितनी बात बोली बस उसको रिपीट करेंगे, 2-3 लाइन को। उसके बाद आगे चलेंगे। इतना समय क्यों लगता है बेटा? बहुत आप बिना डांटे सुनते क्यों नहीं हो? किसी को आवाज आ रही है या नहीं आ रही? अगर इतनी देर लगेगी आंसर देने में तो ये बहुत, इसका मतलब अभी भी आप लोग जो अटेंटिव लिसनिंग है वो है नहीं। बताइए जल्दी, लास्ट 3 लाइंस क्या है मेरी? ऋतु, मैम ऋतु आंसर दीजिए माइक ऑन करके। मैम संरचनात्मक शोषित मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि लिखिए, कुछ जरूरी बातें लिखिए, नोट कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों का वो आधार होंगी। मोहित, अभी सुबह का समय है, इसलिए हम आप लोगों को कैमरा ऑन करने के लिए कंपेल नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सो रहे हो, सोते सोते क्लास अटेंड कर रहे हो या खाते खाते क्लास अटेंड कर रहे हो, सिर्फ नाम भर को क्लास अटेंड कर रहे हो। दिस इज नॉट गुड। मेरी क्लास में तो आपको डिस्कशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं आपको 10 लाइन सुनाऊंगी तो 4 लाइन मुझे आपकी ओर से चाहिए। बताओ मोहित, जल्दी से। मैम महादेवी जी के वर्मा के प्रयासों ने समाज पर गहरा असर डाला कि संरचनात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई है। मैंने ये कहा था, मेरी आखिरी 4 पंक्तियां या 3 पंक्तियां क्या थी जो मैं लास्ट में बोल रही थी? आपने बिल्कुल सही कहा, जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। मेरा प्रश्न ये था कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विषय वस्तु क्या रही, या संस्मरणात्मक रेखा चित्र में नायकत्व किसे मिला? ठीक है, सिंपल सा ये प्रश्न है। मोहित, आप ही आंसर दीजिए। आमजन को। नहीं, और आमजन तो ठीक है, यही यही मैम डाउट। शोषित वर्ग महिला वर्ग को। शोषित पीड़ित तबके को या शोषित पीड़ित वर्ग को। ठीक है,
ओके, आगे भी ध्यान से सुनिए, और जहां हम कह रहे हैं कि इसको नोट कीजिए, नॉट फॉर टुडे बट फॉर एवर, हमेशा के लिए उसको समझिएगा। इन एवरी एग्जामिनेशन, चाहे वो पीरियोडिक स्टार्ट होंगे, चाहे आपके जो क्लास टेस्ट है या कुछ भी है, तो उसके लिए आप अपने आप को अभी से बस जो मुख्य बिंदु है ना, उन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते चलिए, आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए तो हमने यहाँ तक जाना था कि शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिली। तो अगर हम सिर्फ आमजन कहेंगे तो महादेवी जी की दृष्टि उस आम जन के लिए नहीं थी जो सामान्य सी जिंदगी जीता हुआ आगे बढ़ रहा है। उन लोगों के लिए थी जो समाज में शोषित है, पीड़ित है। उनको उन्होंने अपने रचनाओं में नायक के रूप में या नायिका के रूप में, नायकत्व के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये भी एक प्रश्न है कि भक्तिन पाठ है, रेखा चित्र, दूसरा संस्मरण, संस्मरणात्मक रेखा चित्र या कहानी। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? बोलते रहो मेरे साथ साथ, छोटे बच्चे जैसे। संस्मरणात्मक रेखा चित्र। संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अब एक और अगला प्रश्न, भक्तिन उद्धृत है स्मृति की रेखाएं से या फिर जो भी ऑप्शन हो, श्रृंखला की कड़ियां से, यामा से, अतीत के चलचित्र से। तो उत्तर रहेगा स्मृति की रेखाएं। रेखाएं से। ठीक है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। खाका माने होता है स्केच। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी, कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय पर पहुंची। इन सब बातों का अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में है। इसके साथ साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न, यानी जो उन्होंने पहले नहीं बताए थे, ऐसे आयाम, आयाम माने उनके व्यक्तित्व के ऐसे स्वरूप उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः यानी टू कंक्लूड, इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में इस पाठ को पढ़ा जाना चाहिए। किस तरह से समाज में तरह तरह की यातनाएं झेलते हुए भक्तिन कमजोर नहीं हुई, हारी, हार कर वो उसने अपने आप को मिटाया नहीं, अपने आप को और स्ट्रांग किया। ठीक है। तो प्लीज आप में से कोई थोड़ा सा पढ़िए, अब यहाँ से वाचन कीजिए, इनिशिएटिव लेके कोई भी एक स्टार्ट करो, फिर आगे बढ़ाएंगे उसको। भक्तिन, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई
पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताए, यही 50 बरस से संग रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। अच्छा, इतने में क्या समझ आ रहा है? जितना आपने पढ़ा ना, इतने में भक्तिन के चरित्र की कौन सी विशेषता हमें समझ में आई? कहानी को मैम समझते चलिए, करते वो चलिए और लेखिका बताइएगा। से बहुत प्रेम करती हैं। हाँ, नंबर एक, वो बहुत प्रेम करती है। दूसरा, अवगुण भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है गुण ही गुण हो, अवगुण भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रश्न है, भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं है। तो यहाँ पर जब आप ये देख रहे हो, बार बार महादेवी जी बता रही हैं कि वो लोगों से कहती है कि हम 50 साल से महादेवी जी के साथ हैं। महादेवी कह रही है इस हिसाब से तुम्हें 75 की हो गई, और आगे भी वो कुछ भी कह सकती है। इसका मतलब महादेवी जी से प्रेम है, ये तो पक्का है। वो महादेवी जी से के साथ अपने संबंध को बहुत ज्यादा जीना चाहती है। वक्त भले कम हुआ हो, लेकिन वो उसको महसूस ज्यादा करती है। लेकिन जिस तरह से वो लोगों को बता रही हैं, इस बात से भक्तिन के झूठ बोलने की प्रवृत्ति का भी पता चलता है। ठीक है, ओके, चलो आगे पढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं। मोहित, प्लीज कंटिन्यू। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम मध्य अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस सत्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। ओके, गुड। चलो अब पहले ही बताओ जो शब्द समझ में नहीं आया हो, ऑल ऑफ यू, अकेले मोहित नहीं और बाकी लोग भी, जो शब्द समझ में नहीं आया हो, इस पूरे गद्यांश में ऐसा कोई भी शब्द जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा हो। अनाम धन्य। अनाम धन्य। अनाम धन्य, जिसका कोई नाम नहीं पता। अनाम धन्य, किसी नाम को, माने जो भक्तिन है उसकी माँ का नाम
नहीं पता। और गोपालिका माने गायों को चराने वाली, पशुओं को पालने वाली, किसी पशुपालन करने वाली की वो पुत्री है, बस इतना पता है। और कोई, फिर मैं इस गद्यांश की व्याख्या करूं। और कोई शब्द? हम कुंचित कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन कपाल की, कपाल माने सिर, माथा, माथे पर जो हमें रेखाएं दिखाई देती हैं, तो आप ये जानते हैं, आप ये महसूस भी करते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, माथे की रेखाएं स्पष्ट और उभरी हुई दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो माथे पर उभरी हुई रेखाएं, चलो पूरे को समझ लो। सेवक धर्म में, यानी महादेवी जी की सेवा करने में, हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, जिस तरह से राम भक्त हनुमान का जिक्र की चर्चा हम तब करते हैं जब किसी स्वामी के प्रति किसी सेवक की श्रद्धा, भक्ति और कर्मठता को बताना हो। लेखिका कहना चाहती हैं कि भक्तिन भी हनुमान जी से कम न थी, हनुमान जी से स्पर्धा करने योग्य थी। वो इतनी गंभीरता से, इतनी तन्मयता से, इतनी आत्मीयता से वह लेखिका की सेवा करती थी। लेकिन जिस तरह से हनुमान जी को हम अंजना की पुत्री, हनुमान जी की माता जी का नाम हम जानते हैं, लेकिन हम भक्तिन की माँ का नाम नहीं जानते, क्योंकि वह किसी गोपालिका की कन्या थी जिसका नाम हमें ज्ञात नहीं है। उसका बचपन में नाम रखा गया लक्ष्मण, जिसका अर्थ है लक्ष्मी। माँ देवी जी कहती हैं, जिस तरह से मेरे नाम की विशालता, मेरा नाम है महादेवी, लेकिन महान है जो देवी, ये नाम मुझे बचपन में मिल गया, लेकिन ये नाम मेरे लिए दुर्वाह है। प्लीज नोट इट डाउन। महादेवी वर्मा जी के लिए उनका नाम दुर्वाह क्यों है? दुर्वाह माने असहनीय, जिसे वो झेल नहीं पाती। तो महादेवी जी के लिए महादेवी जी का नाम दुर्वाह क्यों है? क्योंकि महादेवी जी ये समझती हैं कि मुझ में महानता वाली, एक देवी जैसी महानता वाली कोई बात नहीं है। मुझे मेरा नाम मेरे चरित्र से हटकर प्रतीत होता है, मेरे व्यक्तित्व से हटकर प्रतीत होता है। ऐसा नहीं लगता कि मुझ में महादेवी जैसे कोई गुण हैं। तो जिस तरह से मेरा नाम मेरे व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि, नाम है भक्तिन का लक्ष्मी, लेकिन समृद्धि उसके पास दूर दूर तक नहीं फटकी। बचपन से ही दरिद्रता में रही और दयनीयता में रही। ना तो उसे तन का सुख मिला, ना उसे मन का सुख मिला। तो भक्तिन की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। यहाँ पर कपाल की रेखाओं से आशय है भाग्य, किस्मत। लोग कहते हैं ना, मस्तिष्क की रेखाएं देखकर बहुत से लोग भाग्य पढ़ लेते हैं। तो भक्तिन की किस्मत में, भक्तिन के भाग्य में समृद्धि नहीं लिखी थी। वैसे तो जीवन में प्रायः हम सभी अपने अपने नाम का विरोधाभास जीते हैं। कई बार लोगों के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, लक्ष्मीदास, भगवान दास, या हम कहें धनंजय, और ऐसे बहुत नाम। यदि हम कहें राजेश, राजाओं का ईश्वर। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े नाम माता पिता द्वारा रख दिए जाते हैं, लेकिन जब जिंदगी के एक पड़ाव पर पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि जो मेरा नाम रखा गया वैसा तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तब ये बात समझ आती है कि हम अपने नाम का विरोधाभास जीते हैं।
लेकिन महादेवी जी कहती हैं भक्तिन बहुत समझदार है। क्यों? क्योंकि वह अपना ये समृद्धि सूचक भक्ति लक्ष्मी नाम किसी को नहीं बताती। वो अपना नाम किसी को बताती ही नहीं है। लेकिन जब वो नौकरी की खोज में आई तब उसे अपना सारा बायोडाटा देना था, उसे अपना परिचय देना था। इतिवृत्त, ये जो शब्द आया इसका मतलब बायोडाटा, जानकारी। तब ईमानदारी से भक्तिन ने अपना नाम बताया, लेकिन नाम बताने के साथ में उसने ये प्रार्थना भी की कि कृपा कर आप मेरा ये लक्ष्मण नाम प्रयोग ना करें, मेरा ये नाम ना पुकारें, मुझे अपना ये नाम नहीं सुहाता, नहीं रुचता। तब महादेवी जी कहती हैं मैंने उसका एक उपनाम रख दिया, एक और नाम रख दिया। लेकिन साथ ही महादेवी जी बहुत सहजता के साथ कहती हैं कि अगर नाम बदलने की प्रतिभा मुझ में होती तो शायद मैं सबसे पहले अपना नाम बदलती। इस कथन से महादेवी जी के व्यक्तित्व की सहजता का, सरलता का और अहंकार शून्यता का पता चलता है। वो कहती हैं मैंने कंठी माला, मैंने भक्तन के गले में जो तुलसी की माला होती है वो देखकर, उसका स्वरूप देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। लेकिन बेचारी अपने इस नाम को पाकर गदगद हो उठी, बिना किसी प्रकार की अपनी बुद्धि का अ, बिना बिना अपनी बुद्धि से का इस्तेमाल किए, बिना ये जाने कि ये नाम अच्छा है या नहीं, या इस नाम का क्या अर्थ है। महादेवी जी ने कहा कि आज से मैं तुम्हें भक्तिन बुलाऊंगी, और वो खुश हो गई। ठीक है, तो यहाँ जितना मैंने समझाया इसमें से कुछ पूछना है? यहाँ तक क्लियर हुआ ये पैराग्राफ? अरे हाँ या ना तो बोलो, उसमें कितनी देर लग रही है तुमको? हाँ या ना बोलने में भी सोचना पड़ रहा है। यस मैम। समझ नहीं आया तो फिर 40 मिनट और पढ़ाऊं? दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा? मैम आ गया। चलो ठीक है, हाथ जोड़ो, शांति पाठ करते हैं। लेकिन आज जितना पढ़ाया उसको भूलना नहीं है अगली क्लास में। ठीक है, पहले प्रश्नोत्तर चर्चा होगी, फिर हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। प्लीज जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साई राम। सायरा मैम। मैम साई राम।